हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो जैसे कि हम आपसे बता चुके हैं कि हम ये CSIR नेट JRF गेट IIT जैम के लिए स्पेशली हम CSIR के लिए ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारा सिलेबस हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो भी रियल एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और ODE PD COV इंटीग्रल इक्वेशन, जितना भी सिलेबस हमारा CSIR नेट में आता है, हम सारे लेक्चर्स में उस सिलेबस को कवर करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना आप किसी कोचिंग सेंटर में जाकर लर्न करेंगे, उससे ज़्यादा आप यहाँ लर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या करना होगा, इसको अवेल करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। इससे पहले हम 13 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने रियल एनालिसिस से जुड़े हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। वो सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, लिमिट पॉइंट क्या होता है, और बहुत सारे डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं। आप जाके उनको देख सकते हैं, पूरी पूरी लिस्ट को आप देख सकते हैं। इसी सीरीज में हमारा ये आज 14 लेक्चर है, जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता क्या है? सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। मतलब क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के डोमेन होने से मतलब क्या है? कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी है, अगर आप उनको उनकी नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग करते जा रहे हैं ना, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर मान लिया कोई भी सेट है हमारे पास, कोई सेट मान लेते हैं S, सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है। तो मान लेते हैं B, कैसे लिखें? B ए सेट ऑफ, ठीक है, B ए सेट एंड N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक बात बड़ी ध्यान रखने की है, सेट ऑफ इसमें सीक्वेंस में डोमेन, ये सीक्वेंस तभी कहलाती है जब इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। कोडोमेन के अकॉर्डिंग इसके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर है, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, या क्या है, अकॉर्डिंगली जो कोडोमेन होगा इसका, लेकिन डोमेन इनका नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो हमें लिखा है यहाँ लेट n क्या है? बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, देन a sequence is a function। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है whose domain is set of natural number। ओके, एंड अगर हमने यहाँ सेट S लिया है, एंड रेंज इज S, क्योंकि हमने यहाँ पर S लिया है इसलिए S की बात कर रहे हैं। That is, sequence in a set S is a rule which assign to every natural number to a unique element of S। ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और हर एक नेचुरल नंबर एक एक अलग अलग एलिमेंट को असाइन किया गया है। ठीक है। तो इसमें जो टर्म्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे टर्म्स के बारे में। सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन वे डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हम अच्छा, ये तो हमने सेट एक S ले लिया था। अगर हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात करें, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि S की जगह पर हमारा बस R आ जाएगा, लेकिन N तो N ही रहेगा। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डोमेन N है और जिसका कोडोमेन R है। ओके, ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से वैल्यूज आती रहेंगी, जैसे कि 1 आएगा, 2 आएगा, जैसे F1 आएगा, F2 आएगा, F ऑफ 3 एंड सो ऑन, F ऑफ N तक। ठीक है। ये नंबर्स आएंगे, ये नंबर्स आएंगे। तो मान लीजिए F ऑफ 1 इधर असाइन हुआ A1 पे, फिर ये A2 पर, ये A3 पर, तो ये क्या हो गई हमारे पास AN तक ऐसे जा रहे हैं चलते हुए, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसमें, ये हो गई सीक्वेंस। इसी को हम डिनोट कर देते हैं AN से। इस तरह का एक नोटेशन यूज करते हैं हम सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F ऑफ N। ये नोटेशन है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का। तो सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन N है, और जो डोमेन एक एक पॉइंट को अलग अलग यूनिक पॉइंट पर असाइन कर रहा है।
ठीक है, किसके, रेंज के और कोडोमेन के। सिंपल सी बात ये है। ये A1 A2 A3 AN क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे सीक्वेंस के मेंबर्स हैं, ये टर्म्स हैं। ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। इसी तरह से ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। ठीक है, ये टर्म्स कहलाते हैं। ये nth टर्म है, इसी तरह से। ठीक है, तो ये टर्म की वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन ये अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ठीक है, सो यू कैन राइट सिंपली, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए एम, ये ए एम और ए एन दोनों डिफरेंट होंगे, जबकि इनकी वैल्यू सेम हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो टर्म है, द टर्म अकरिंग एट डिफरेंट पोजिशन आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट टर्म इवन दे हैव द सेम वैल्यू। सो नोट में आप ये लिख सकते हैं इसको, द टर्म or the terms occurring at different positions, different position treated as are treated as uh, distinct are treated as distinct term even they have they have the same they have the same value. ओके, सेम वैल्यूज। सो ये मतलब देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ आ जाएगा 1 1 1 2 3 6 फिर 1 0, इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं ये डिस्टिंक्ट टर्म कहलाएंगे। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, हालांकि इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट टर्म कहलाएंगे। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट टर्म कहलाएंगे, चाहे इनकी वैल्यू सेम ही हो। अब हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक और नोट आप लगा लें यहाँ पर, वी डिफाइन a sequence as an ordered set of real numbers, set of real numbers whose members can be put in an 1-1 correspondence. Okay, correspondence. सो क्या मतलब हुआ इसका, कि हम किसी सीक्वेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड रियल नंबर का सेट, इसके ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, हुज मेंबर कैन बी पुट इन 1-1 corresponding विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ये जितने नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग में 1-1 correspondence एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में, इन नंबर्स के बीच में, सेट ऑफ रियल नंबर्स के बीच में और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में एक 1-1 मैपिंग, 1-1 corresponding एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक नेचुरल नंबर के corresponding में हमें यूनिक नंबर मिल जाएगा रियल नंबर में। तो सिंपल सी बात है, ये सीक्वेंस है। इसको यार टिपिकली डिफिकल्ट वे में समझने को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि एक सीक्वेंस क्या है, एक नेचुरल नंबर फंक्शन है जो इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और कोडोमेन उसका आर हो तो सेट ऑफ ये सीक्वेंस रियल नंबर कहलाएगा, और अकॉर्डिंगली जो भी इसका कोडोमेन होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल से इतनी सी बात है। और किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इसको भी आप एक नोट में लिख लें, नोट, द टर्म्स ऑफ द टर्म या मेंबर लिख लें, या द number of term in a sequence is always infinite.
ऑलवेज इनफाइनाइट। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस के। जैसे कि अगर हम बात करें सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एन, ये एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 जारी चलती हुई, तो वो कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता। एन तो एन से आता रहेगा, इन्फिनिट तक चलता चला जाएगा, और 1 2 3 4 लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस क्या कहलाएगी? ये बाउंडेड तो है नहीं, तो नॉट बाउंडेड। ठीक है, एक ही टोन में आगे बढ़ रही है, 1 2 3 कभी वापस नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 2 हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। तो एक ही टोन में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कहेंगे ये है मोनोटोनिक। मोनोटोन, ये मोनोटोनिक भी हो गई और इंक्रीजिंग भी हो गई। ओके, इसी तरह से हम ए एन इक्वल टू एक और सीक्वेंस ले सकते हैं माइनस एन। अब इसे देखो, ये भी बाउंडेड तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि पहले आएगा -1 फिर -2, तो कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस भी हमारे पास क्या होगी? नॉट बाउंडेड होगी। भाई बाउंडेड तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, एक ही टोन में कम होती जा रही है, या तो एक ही टोन में बढ़ती चली जाए या एक ही टोन में कम होती चली जाए, तो ये भी मोनोटोनिक ही हो गई। ओके, और ये कैसी है? डिक्रीजिंग भी है। ओके, अब एक तीसरे तरह की सीक्वेंस हम बात करते हैं। सारे सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे डिस्कार्ड करने के लिए भी, जब आप नेट के एग्जाम में या जेएम के गेट के एग्जाम में बैठते हैं। तो ए एन इक्वल टू हमने एक सीक्वेंस ली -1 की पावर एन। ठीक है, अब आप देखेंगे ये बाउंडेड है, एन बराबर आप रखते चले जाएं वन, ये वाला एन तो नेचुरल नंबर से आता रहेगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 पे चले जाएंगे, एक बार -1 आएगा, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, ऐसे आते चले जाएंगे। तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड हो जाएगी, ये -1 और +1 के बीच में ही रहेंगे सारे टर्म इसके, तो ये बाउंडेड हो जाएगी। और ये मोनोटोनिक भी नहीं होगी। बाउंडेड तो है ये, लेकिन मोनोटोनिक भी नहीं है, बट नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, मतलब एक बार -1 आएगा, एक बार +1 आएगा, फिर -1 +1, तो एक बार +1, एक बार -1 +1 -1, तो एक टोन वाली तो बात ही नहीं रह गई। तो ये मोनोटोनिक नहीं है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि अगर हम ए एन इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू एन लिख दें यहाँ पर। ठीक है, तो अब किसी को लगेगा कि ये क्या बाउंडेड है? ये भी बाउंडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर तो आप मान लिया आपने रखा 1, तो एक बार मिला -1, जब 2 रखेंगे तो यहाँ तो +1 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 आ जाएगा ना, तो ये भी बाउंडेड नहीं है, तो नॉट बाउंडेड हो गई। ठीक है ना, जैसे आप मान लिया आपने 1 रखा तो मिला, 1 रखने से मिला -1, जब 2 रखा तो अब 2 रखने से ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये तो 2 हो जाएगा ना, फिर 3 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो ये क्या है? नॉट बाउंडेड। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको पूरा सीक्वेंस के बारे में, उसके बाद सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये नॉट बाउंडेड है और ये मोनोटोन भी नहीं है। एक बार -1, एक ही टोन में तो आगे नहीं बढ़ रही ना, -1 से 2 हो गया, फिर -3 हो गया, एक बार ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, एक बार ज्यादा फिर कम, तो क्या है? नॉट मोनोटोन, नॉट मोनोटोनिक, ये भी मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम और एग्जांपल देखते हैं कोई इसका। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम ए एन इक्वल टू ले लेते हैं 1/n। ठीक है, 1/n ले लेते हैं, तो ये किस तरह से वर्क करेगा जरा देखो। ये 1/2 1/3 1/4, तो ये ऐसे जा रहा है चलता हुआ, जीरो की तरफ को टेंड कर रहा है, तो जीरो पे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या सीक्वेंस हो गई? बाउंडेड हो गई हमारे पास। भाई 1 से स्टार्ट हुई और 0 पे जाके ये फिनिश हो गई, तो बाउंडेड हो गई। एंड एक ही टोन में, मोनोटोनिक भी है ये, मोनोटोनिक, एक ही टोन में कम होती जा रही है, मोनोटोनिक है, एंड डिक्रीजिंग भी है। तो ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं जो आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शंस को, इनका बड़ा यूज होगा। अब हम एक नई तरह की सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। ए एन इक्वल टू क्या लें? चलो ऐसे लेते हैं, ए एन इक्वल टू 1 माइनस, ए एन इक्वल टू 1 माइनस -1 टू द पावर n अपॉन n। ठीक है, ये एक सीक्वेंस ली। अब देखो ये ना तो बाउंडेड है ना मोनोटोनिक है, इसमें n बराबर 1 2 3 4 5 रख के देख लो, तो ये सीक्वेंस क्या है? बल्कि
ये बाउंडेड है, देखो बाउंडेड है, क्यों है बाउंडेड, मोनोटोन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बाउंडेड है। वन रख के देखो, वन रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1 0, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो वन में से कम होते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसी सीक्वेंस है, ये बाउंडेड तो आएगी बट नॉट मोनोटोनिक, मोनोटोन, एक टोन में नहीं चलेगी आगे वो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप चेंज करके एक बार प्लस लगा लें, प्लस माइनस करके लिख लें, चाहे तो प्लस लें या माइनस लें, दोनों ही कंडीशन में ये जो बनेगी सीक्वेंस बाउंडेड बनेगी लेकिन मोनोटोनिक नहीं होंगी, ठीक है। अब हम एक और सीक्वेंस लेते हैं, ए एन इक्वल टू 1 + 1/n⁴ ओके। ये सीक्वेंस कैसी है हमारे पास, ये बाउंडेड है एंड मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड है और मोनोटोनिक है एंड इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। बाउंडेड भी है, मोनोटोन एक ही टोन में इंक्रीज होती जा रही है और बाउंडेड भी रहेगी, तो ये हो गई बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड इंक्रीजिंग। और देखते हैं ए एन इक्वल टू एक लेते हैं हम 1 + -1n, ये बताएं भाई क्या होगा इसका, ये तो सिंपल से बाउंडेड दिखाई दे रही है और मोनोटोनिक तो है नहीं भाई, बाउंडेड तो है ही है, एक बार माइनस एक बार प्लस आता रहेगा एंड मोनोटोनिक तो है नहीं है, लेकिन नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। अगर एक हम सिंपल एक सीक्वेंस ले लें ए एन इक्वल टू 1, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या बोलेंगे बच्चे, भाई बाउंडेड है तो 1 ही 1 आते जा रहे हैं सभी की वैल्यू के लिए, तो ये बाउंडेड हो गई और एक मोनोटोन भी है, मोनोटोन भी है, बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है, दोनों ही तरह की कंडीशन आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नए तरह की सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि -1 to the power n - 1/n, ठीक है। तो बच्चों ये भी हमारे पास जो होगी सीक्वेंस वो बाउंडेड होगी एंड नॉट मोनोटोनिक होगी, नॉट मोनोटोनिक, ओके। तो बस ऐसे ही आप खुद से एक सीक्वेंस बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं नए नए सीक्वेंसेस को, और देख अब तो आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या होती है और कैसे वर्क करती है। इसी तरह से हम एक और सीक्वेंस अगर यहाँ पर डिफाइन कर लें, सपोज ए एन इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 0, और 0 तब ले लेते हैं जब n इज 1 और प्राइम, और हम ले लेते हैं n एल्स, तो कैसी सीक्वेंस बनेगी जरा बताना। 0 आता रहे जब 1 आए या प्राइम आए, तो 0 आ गया, जब 1 आ गया, जब 2 भी प्राइम है फिर भी 0 आ गया, 3 भी प्राइम है 0 आ गया, फिर आ जाएगा 5 फिर प्राइम फिर 0 आएगा, 6 आएगा, 7 प्राइम, 8 आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 12 आएगा, 13 ऐसे आते चले जाएंगे, ये सीक्वेंस बन गई, इस तरह डिफाइन कर दिया हमने सीक्वेंस। तो ये आप ऐसे ही और भी बहुत सारे सीक्वेंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी सीक्वेंसेस हैं, इनको हम किस तरह से यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप देखना, ठीक है। हम इनमें से बहुत सारे सीक्वेंसेस का यूज करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको डिस्कार्ड करने के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारी सीक्वेंसेस बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं रेंज के बारे में, रेंज क्या होती है सीक्वेंस की, किसी सीक्वेंस की रेंज से क्या मतलब है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। द रेंज सेट ऑफ मैपिंग एफ, द रेंज सेट ऑफ मैपिंग एफ फ्रॉम एन टू आर, अच्छा हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर कोडोमेन आर ले रहे हैं। मैप आर इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जो ये मैपिंग है इसकी, जो एफ की वैल्यू जो आएगी, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3, ये क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी, ठीक है। सो यू कैन राइट सिंपली द रेंज, the range set of map, the range set of map f from n to r, from n to r is defined as the range of sequence
रेंज ऑफ an इक्वल टू s, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक नोट लिख लें यहाँ पर समझने के लिए, द रेंज ऑफ सीक्वेंस में बी एनी सेट और क्लास ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। सो इसका मतलब रेंज जो है वो कोई भी एक सबसेट हो सकती है, सबसेट हो सकता है किसी सेट का, सिंपल सी बात ये। सो रेंज क्या है, बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स जो मैप्ड हो जाएंगे, मैप्ड एलिमेंट का जो सेट है वो है रेंज, ओके। तो रेंज के अकॉर्डिंग ये बाउंडेड अनबाउंडेड होती है। अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस हम सीक्वेंस को कहते हैं सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है। और रेंज अनबाउंडेड है तो हम कहते हैं सीक्वेंस भी अनबाउंडेड है, इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं, चलिए बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। बाउंडेड सीक्वेंस देखते हैं क्या होता है। जैसे फंक्शन की रेंज होती है उस तरह ये भी फंक्शन है, तो जो इसकी रेंज होगी वो एफ की जो भी रेंज होगी वही हमारी रेंज ऑफ सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस भी फंक्शन ही है। सो अब हम बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। बाउंडेड सीक्वेंस ये क्या होता है भाई? बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? कोई सीक्वेंस बाउंडेड कहलाती है अगर उसकी रेंज बाउंडेड होती है। सो यू कैन राइट सिंपली सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस मान लें an है, is said to be bounded, is said to be bounded if and only if, if and only if का मतलब होता है दोनों साइड से कंडीशन ट्रू है, if and only if its range is बाउंडेड। अगर उसकी रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी, ठीक है। डेट इज, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सीक्वेंस an is bounded if there exist स्मॉल m एंड कैपिटल M belongs to R, मतलब दो रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं with this condition such that कि an lies between कैपिटल M एंड स्मॉल m, ये इसके अपर एंड लोअर बाउंड्स हो जाएंगे फॉर ऑल n belongs to n, ठीक है। तो रेंज जो है किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आ जाएगी, दो नंबर के बीच में बाउंड हो जाएगी। ये स्मॉल m एंड कैपिटल M जो होंगे ये क्या कहलाएंगे? इसके सुप्रीमम और इनफीमम कहलाएंगे रेंज के। ये वाला स्मॉल m क्या कहलाएगा? इनफीमम। इनफीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल M क्या कहलाएगा? सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ an और सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस। अब हम इसको बाउंडेड को बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम एक नोट लिख सकते हैं कि अगर सीक्वेंस an बाउंडेड है और यू कैन से बाउंडेड अबोव है इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल M बिलोंग्स टू R सच दैट कि सीक्वेंस के सभी टर्म इससे छोटे रहें कैपिटल M से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n से, नेचुरल नंबर से। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई सीक्वेंस an, कोई भी सीक्वेंस an जो है वो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बाउंडेड बिलो है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू R सच दैट an जो है वो an के सभी टर्म बड़े रहें किसी एक नंबर m से, an ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल n, ये वाला n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये इस वाले n की बात हो रही है, नंबर्स जो आ रहे हैं जो जिससे सीक्वेंस जनरेट हो रही है, ओके। अब बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इसके वर्ड से पता लग रहा है, शब्द से पता लग रहा है कि मोनोटोनिक, मोनोटोनिक एक ही टोन में चलने वाला, मोनो का मतलब वन होता है, एक ही टोन में चलने वाली सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। अगर वो बढ़ती जा रही है तो ज्यादा होती जा रही है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। चलो इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं, सीक्वेंस an is said to be monotonic
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को आप नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग if for all n belongs to n, for all small n belongs to capital N, an lesser than or equal to an plus 1। ये हो गया भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब। ठीक है, कि an जो हो वो लेस हो an प्लस वन से, मतलब कि an प्लस वन उससे नेक्स्ट टर्म मिले, an प्लस टू उससे नेक्स्ट टर्म मिले, ऐसे बढ़ते चले जाए, तो ये कहलाएगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और इन शॉर्ट यू कैन राइट an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नंबर टू क्या हो सकता है कि कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस an is said to be monotonically decreasing, monotonically decreasing, इसके अपोजिट monotonically decreasing, or you can say non increasing if for all n belongs to capital N, यहाँ से क्या होना चाहिए, an greater than equal to an plus 1 होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजिंग का साइन हम ऐसे लगाते हैं, इंक्रीजिंग का साइन हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी लिखते हैं किसी बुक में तो समझ जाना वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ही डिनोट कर रहा है। ओके, नाउ कोई भी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी अगर उसमें से ये जो लेस इक्वल टू वाला साइन है ये हट जाएगा तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इधर से यहाँ से ये वाला साइन हम हटा देते हैं, ये वाला साइन हटा देते हैं तो कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये वाला साइन हटा देते हैं इक्वल टू का तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब उसमें इक्वल वाला शामिल नहीं होगा। स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं सब सीक्वेंस के बारे में। सब सीक्वेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। सब सीक्वेंस क्या होता है, किसी सीक्वेंस का ही एक सीक्वेंस से लिया गया ही एक दूसरा सीक्वेंस है जो सब सीक्वेंस होगा, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि टर्म उसी ऑर्डर में पिक किए गए हों। ठीक है, देखो मैथमेटिकली पहले समझा देते हैं। क्या मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं an कोई एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन बी अ सीक्वेंस है आर की, सेट ऑफ रियल नंबर की। ठीक है, तो सब सीक्वेंस क्या होगी, अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस whose terms are chosen और चूज, उसके टर्म कैसे चूज किए जाएं, फ्रॉम द ओरिजिनल सीक्वेंस, फ्रॉम द ओरिजिनल सीक्वेंस इन द गिवन ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर लिखे, बल्कि इन द सेम ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लिखना, इन द सेम ऑर्डर, इसे अंडरलाइन कर लें। इसी ऑर्डर में पिक करेंगे तभी वो सब सीक्वेंस कहलाएगी, अदरवाइज नॉट। इन द सेम ऑर्डर एज इज ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल सीक्वेंस एज इज ओरिजिनल सीक्वेंस। तो क्या मतलब हो गया, जैसे कि मैंने ये सीक्वेंस ली 1 2 3 4 5, तो इसमें से एक इसके टर्म उठा के एक सीक्वेंस बनाते हैं, A3 उठाया, उसके बाद A5, उसके बाद A7 एंड सो ऑन, ऐसे उठाते जा रहे हैं। तो देखो ऑर्डर तो वही है ना, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो ये सब सीक्वेंस हो गई। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं, इसी के कुछ टर्म उठाएं लेकिन ऑर्डर को मेंटेन रखें, A10 उठा लें, A20, A30, लाइक दैट, तो ये भी सीक्वेंस हो गई, सब सीक्वेंस हो गई, सॉरी, ये दोनों क्या हो गई, सब सीक्वेंस हो गई, सब सीक्वेंस हो गई इस an की, सब सीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस an। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे टर्म पिक करता हूं जैसे कि A5, A6, A2, A1 एंड सो ऑन, तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगी,
बिकॉज ये टर्म जो है वो ऑर्डर्ड को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर, इसका जो ऑर्डरिंग है 1 2 3 4 5 वो लॉस्ट हो गया है। सो ये क्या कहलाएगी, ये वाली जो होगी वो सबसीक्वेंस नहीं होगी। सबसीक्वेंस होने के लिए ऑर्डर्ड का मेंटेन रहना जरूरी है। ओके, अब इसमें एक और, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया और सबसीक्वेंस क्या होता है। अब इसमें एक नोट और लिख लें। जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 फिर A2 A3 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, इज नॉट अ सब सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंस ऑफ an, वो जो हमने an मानी थी शुरू में, इसकी सब सीक्वेंस नहीं है, बिकॉज इसमें जो A2 है और आप देख रहे हैं A3, ये अपीयर हो रहे हैं मोर देन वन, मोर देन वन हो रहे हैं, विच शुड बी नॉट बी द फॉर्म। तो हमारे पास जो है टर्म्स रिपीट नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस के अंदर टर्म जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब जो हम उसकी टर्म उठा रहे हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि अब ये वही सब सीक्वेंस बन गई। अब ये अपने आप में सीक्वेंस में, लेकिन उसकी ये सब सीक्वेंस नहीं है जिससे हम उठा रहे हैं, ये उसकी इज नॉट द सब सीक्वेंस ऑफ an। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। तो चाहे तो इसे लिख लें यहाँ पर, इज नॉट सब सीक्वेंस ऑफ an बिकॉज here terms A2 and A3 appear more than one, more than one, which should not be okay। क्योंकि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसकी ये सब सीक्वेंस अब नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर टर्म जो है वो रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, एक से ज्यादा बार आने लगे हैं। ठीक है, तो इन सभी कंक्लूजन को देखते हुए हम सब सीक्वेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम सीक्वेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ a and b a sequence, then any infinite succession of its term picked out in any way but preserving the original order is called a subsequence of the sequence। और in other words, आप चाहें तो डेफिनेशन को जो मैं बोल रहा हूँ अपने लिख लें इसको। हेंस हम क्या कह सकते हैं, इफ an be a sequence, then any एक किसी भी सीक्वेंस से इनफाइनाइट सबसीक्वेंस बनाई जा सकती है, देन एनी इनफाइनाइट सक्सेशन, मतलब एक उसी सक्सेशन में बहुत सारी सबसीक्वेंसेस बनाई जा सकती हैं, सक्सेशन ऑफ इट्स टर्म picked out in any way but preserving जो प्रिजर्व करे, ऑर्डर को मेंटेन रखे, द ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, जो ओरिजिनल ऑर्डर को प्रिजर्व करे, ओरिजिनल ऑर्डर को मेंटेन रखे, इज कॉल्ड subsequence of the given sequence an। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स अगर आप इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स मान लेते हैं कि लेट एन के बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, strictly increasing sequence of natural number and
an be any sequence, then ank is called subsequence of an. ओके, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस डेफिनेशन से। तो जैसे n की कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, और an क्या है, सीक्वेंस है, एनी सीक्वेंस है, देन ank इज कॉल्ड द सबसीक्वेंस ऑफ an। ओके, तो सिंपल सी बस इतना इसका डेफिनेशन है। डेट इज, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर f कोई सपोज नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे कोई सीक्वेंस है जो कुछ ऐसे डिफाइन है, एफ के इक्वल टू एन के, ठीक है। तो एक तो अब ले लें एन के, एक सीक्वेंस ले लें एन के क्या 2k, मतलब इवन वाले नंबर आ जाएं सारे, और एक ले लें आप एन के एक दूसरी सीक्वेंस ले लें इसमें और नंबर आ जाएं एन के +1 और एन के -1, ठीक है। तो ये जो वाली ये और ये दोनों क्या हो जाएंगी, सब सीक्वेंस हो जाएंगी किसकी, एन के की, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसकी। तो इतना सा है बस कि इसमें ऑर्डर को मेंटेन रखना, याद रखना है कि उसी ऑर्डर में एलिमेंट पिक किए गए हों जिस ऑर्डर में सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट थे, ठीक है। और जो सीक्वेंस है उसकी अगर सब सीक्वेंस बना रहे हैं तो वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हों सब सीक्वेंस के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो सब सीक्वेंस है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री 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 सब सीक्वेंस, ये क्या होता है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, दो सब सीक्वेंस है हमारे पास, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती हैं कि अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो उसमें कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो, और उनका यूनियन करें तो पूरा का पूरा हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस ही बन जाए। जैसे कि अभी हमने ऑड और इवन की बात करी है, तो इवन और ऑड का इंटरसेक्शन करेंगे, दो सब सीक्वेंसेस हैं उनका इंटरसेक्शन करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा, लेकिन उन दोनों को अगर यूनियन कर देंगे उनका, ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारा जो ओरिजिनल सीक्वेंस है 1 से लेकर n तक, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक वो बन जाएगा। तो ऐसी सीक्वेंस ही कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस कहलाती हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। सो यू कैन राइट सिंपली लेट ank एंड सपोज bnk, और यू कैन राइट ank डैश, तो अलग अलग सीक्वेंसेस ले ली हमने, b2 सीक्वेंसेस, b2 सब सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस an सच दैट कैसे हम डिफाइन करें, एक डिफाइन करते हैं t1 इस तरह से कि nk such that n belongs to k, and एक डिफाइन करते हैं t2 एक सेट, इसके अंदर सभी वो n k डैश आ जाएं विद दिस कंडीशन कि k belongs to n यहाँ पर भी, and if t1 इंटरसेक्शन t2 करें तो हमें मिले 5, एंड t1 यूनियन t2 करें तो मिले पूरा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इस कंडीशन में देन जो ank एंड ank डैश इज कॉल्ड, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री subsequences are called complementary subsequence। ओके, ये बिल्कुल मैं आपको जितना आप कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ेंगे उससे ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। सो इसको आप लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करते रहें। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, एक तो वही ले लें आप, इवन ऑड वाला ही ले सकते हैं भाई। मान लें कि an कोई सीक्वेंस है, ठीक है, बी ए सीक्वेंस, और एक ले ली हमने a2k और एक ले ली हमने a2k -1,
दो सब सीक्वेंसेस आ गई, ठीक है। तो ये दोनों कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस हैं। क्यों, इससे जो बनेगी हमारे पास A2K से जो बनेगी उसमें तो एलिमेंट्स कुछ ऐसे आएंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और जो 2n-1 से बनेगी सीक्वेंस में आएंगे 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन दोनों को जो भी इंटरसेक्शन आएगा A2K इंटरसेक्शन A2K-1, इन दोनों सीक्वेंसेस का इंटरसेक्शन आएगा 5, और इन दोनों के यूनियन अगर हम करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग जो सेट बनने हैं बेसिकली उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सेट बन रहे हैं 2K-1, तो ये पूरा हमारे पास n आ जाएगा। तो ये दोनों कैसी कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस कहलाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस क्या होती हैं। अब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की बात करेंगे। पहले हमने सेट के लिमिट पॉइंट की बात हम कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, आप जाके वहां पर उसको देख सकते हैं। पहले उसको समझना जरूरी है तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि अब वो सारा पोर्शन हम चल गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीक्वेंस सीरीज सारा उसी का पार्ट है। तो हम बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट के बारे में। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं an कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, l कोई एक नंबर है, रियल नंबर है वो भी, देन हम कहेंगे कि जो l है वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा सीक्वेंस n का इफ एवरी नेबरहुड ऑफ l, जो हमने l माना है, कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कोई नंबर है, हम कहेंगे, अगर हम कहना चाहते हैं कि ये नंबर इस गिवन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो हम ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये जो नंबर है इस नंबर की नेबरहुड, अब नेबरहुड क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में, पहले आप जाके देख सकते हैं उन्हें। तो उस नंबर की नेबरहुड में, जिसको हम लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं, गिवन सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होने चाहिए, तभी वो नंबर जो होगा वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कहने का यह सिंपल सी बात, an कोई सीक्वेंस है, l कोई नंबर है, हम ये कह रहे हैं कि l जो है लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट ही तब कहलाएगा इसकी नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको, एक फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पे इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, लेट an be a sequence of real number, be a sequence of real number and L belongs to R, मतलब L is a real number, then we say L is a sequence, L is a limit point, then L is a limit point of the sequence, L is a limit point of the sequence an, जिस सीक्वेंस को हम लेके चले हैं उसी का ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा if every neighborhood of L, that L contains infinite members of the sequence an, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि ये L पॉइंट है, ये एक सीक्वेंस है, हम कह रहे हैं कि ये इसका लिमिट पॉइंट है। ये लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा अगर इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट इसकी नेबरहुड में हमें मिल जाएं, तो हम कहेंगे वाकई ये भाई लिमिट पॉइंट है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। डेट इज एन आर्बिट्रेरी an is arbitrary close to L, an को सीक्वेंस है जो arbitrary close to L for infinite value of n or infinite many terms in the sequence occur very closely to L। सिंपल सी बात ये हो गई कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर जो हो वो L के वेरी वेरी क्लोजली, मतलब नेबरहुड ही है यहाँ पर, ठीक है, वेरी वेरी क्लोजली टू L। सिंपल सी बात ये कहलाएगा लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नोट लगा सकते हैं।
ये तो एक मैंने आपको फॉर्मल डेफिनेशन बता दी जो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि L is a limit point, L is a limit point of L is a limit point of an, ठीक है, then every neighborhood of L, ठीक है। और अब इसको ऐसे लिख लें, अगर L कोई लिमिट पॉइंट है an का, ये तभी कहलाएगा, इस तरह लिखें बल्कि और इजी लैंग्वेज में लिख लें इसको, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन हो सकती है इसमें, if and only if and only if for any epsilon positive an belongs to neighborhood of L minus epsilon और L plus epsilon, ठीक है। तो एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल नंबर है कोई जो पॉजिटिव नंबर है, तो L में से माइनस का L में से प्लस करने से मतलब L के आसपास ये कोई पॉइंट L है यहाँ पर लाइन के ऊपर, L माइनस और L प्लस का मतलब ये हो गया यहाँ पर, तो इसमें बिलोंग करने चाहिए ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। an बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n के लिए, n की एक दो नंबर नहीं बल्कि फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n, n की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए इसके टर्म L की नेबरहुड में आने चाहिए, क्लियर। चलिए अब एक कोई दूसरा नोट देख लेते हैं कि अगर L कोई लिमिट पॉइंट है n का, देन एवरी नेबरहुड ऑफ L थ्रू, जितनी भी L की नेबरहुड होगी, कंटेन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस बट कैन लीव द इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस एट, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट मेंबर है तो ये भी पॉसिबल है कि उसके बाहर भी, नेबरहुड के बाहर भी इनफाइनाइट मेंबर्स हो जाए उसके, ठीक है। सिंपल सी बात ये। एक तीसरा पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इफ अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, appear in a sequence infinite many times then it is a limit point but not conversely, अगर कोई नंबर किसी सीक्वेंस को हमने लिखा उसमें इनफाइनाइट नंबर इनफाइनाइट टाइम अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, रिपीट होता हुआ, तो हम कहेंगे ये इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि, अच्छा एक बात ये भी है इसमें, लिमिट पॉइंट और लिमिट में फर्क होता है। अभी हम लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे लिमिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कोई इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब वो हो जाएगा कि उसके वो लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस में इनफाइनाइट अगर रिपीट हो रहा है तो वो उसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई इनफाइनाइट टाइम रिपीट नहीं हो तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। पहले नोट में आप इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें, फिर हम इसको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। इफ अ रियल नंबर, if a real number appear in a sequence infinite time, infinite many times, then it is limit point but not conversely, but not conversely, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, इसको लेके आप एग्जाम्पल, हमने एक सीक्वेंस ले ली, हमने एक सीक्वेंस ले ली हमने -1 टू द पावर n, तो वही इसके अंदर पॉइंट आएंगे 1 -1 1 फिर -1 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं 1 1 -1, तो 1 एंड -1 आर लिमिट पॉइंट, ओके। तो ये इसके लिमिट पॉइंट हो गए। तो जो भी n की वैल्यूज के लिए ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं तो ये इसके सारे सारे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। एक दूसरा नोट हम समझ सकते हैं कि अगर l कोई लिमिट पॉइंट है, रेंज में है, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, इफ l इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज an then l is a limit point of the sequence but not conversely।
जो रेंज का लिमिट पॉइंट होगा वो ही सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब कि जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वो जरूर नहीं रेंज का लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन जो रेंज का लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, तो एक और नोट में आप लिख सकते हैं समझने के लिए कि L if L is a limit point, if L is a limit point of range an, then L is L is L is limit point of sequence an but not conversely. अगर L कोई लिमिट पॉइंट है रेंज का तो L सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कि an कोई सीक्वेंस है, ठीक है। मान लें कि इसमें कोई पॉइंट आ रहा है c, ठीक है, और c कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो an कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि c कोई, यहाँ पर c क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। लेकिन an जो है, देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये c जो हो गया, पहली बात तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि c कांस्टेंट है। तो यहाँ पर c क्या हो गया, ये वाला c, ये हो गया लिमिट पॉइंट ऑफ an बट नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ an, ठीक है। बिकॉज क्यों रेंज an, सॉरी an का क्यों नहीं बनाइए, बिकॉज रेंज क्या, रेंज में क्या आएगा इसका, एक ही एलिमेंट है ना, मतलब जैसे वन है तो वन 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 ऐसे, तो रेंज में तो सिर्फ वन ही आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, बिकॉज रेंज कितनी आ जाएगी an की, मतलब अगर मैंने c लिया है तो इसमें सेट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये c एक एलिमेंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो जब फाइनाइट सेट हो गया तो कांट हैव लिमिट पॉइंट, ठीक है। भाई जब फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट थोड़ी होगा, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम सेट तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी डिस्कस किया है, हम सारा डिस्कस कर चुके हैं कि इनफाइनाइट सेट जो होते हैं, इनकाउंटेबल सेट होते हैं, उनके पास लिमिट पॉइंट आता है, कोई फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं आता। तो रेंज, इसके रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। रेंज का अगर, तो रेंज का लिमिट पॉइंट तो कुछ होगा ही नहीं, जबकि इसका, इसकी सीक्वेंस क्या हो गई, सीक्वेंस जो आ गई यहाँ पर an, उसमें तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, जबकि रेंज में यहाँ पर रिपीट हर n के लिए c c c c ऐसे आता जा रहा है, ठीक है। तो c क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया an का, जबकि इसका जो रेंज है, ठीक है, रे, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आ गया c, जो फाइनाइट सेट बन गया, फाइनाइट सेट बन गया, उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो क्या हो गया, रेंज के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगा। तो हमने यही आपको नोट लिखवाया था कि अगर L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज, रेंज का है, एंड L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्सली, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं आगे कि an अगर हमारे पास सीक्वेंस है, तो जैसे हमने बताया था कि अगर एप्सिलॉन कोई एक नंबर है तो l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन ये होगा, तो उसके इनफाइनाइट टर्म आने चाहिए। इनफाइनाइट टर्म इस नेबरहुड में आते हैं, ठीक है, और इसमें एटमोस्ट फाइनाइटी मेंबर जो है वो बाहर रह जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में एक, कि एक इसे नोट के फॉर्म में लिख लें यहाँ पर, इफ an belongs to L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, L इज ए लिमिट पॉइंट, उसका एक नेबरहुड, उसमें an आ रहा है, फॉर, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, फॉर इनफाइनाइट, फॉर एन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n,
and an equal to L for at the most finite member, और फाइनाइट नंबर लिख लो मेंबर की जगह पर, finite number of values of n, then a limit point L of sequence an as well as limit point of the range। ठीक है, मतलब कन्वर्स यहाँ पर ट्रू हो गया। देन लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज, रेंज कौन सी, an। सो अगर an कोई सीक्वेंस है, हमने यहाँ लिखा है कि an बिलोंग्स टू द नेबरहुड फॉर एन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n एंड an इक्वल टू l फॉर एट मोस्ट फाइनाइट number of value of n, then L is a limit point of then a limit point L of a sequence as well as the limit point of the range। ओके, मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात यह है कि ये an जो है अगर इसकी नेबरहुड में आ रहा है तो जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है वो रेंज का होगा, और जो रेंज का लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस का भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, ये इस कंडीशन के साथ में ट्रू है। सिर्फ कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि अगर हम एक सीक्वेंस an लेते हैं, सपोज 1/n, ठीक है, और n को हम लाते हैं n से, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिमिट पॉइंट की बात करें, लिमिट पॉइंट हो जाएगा 0, भाई सीधी सी बात है, 0 तक पोटेंड करेगा, लिमिट पॉइंट 0 हो जाएगा, और an बराबर 0 होगा फॉर नो वैल्यू ऑफ n, फॉर नो वैल्यू ऑफ n। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो गया कि 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ an। ठीक है, तो ये लिमिट पॉइंट हो गया रेंज का भी, सिंपल सी बात है। अब हम इसमें और भी कुछ इसके एग्जांपल देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस को भी और अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इजीली अवेल कर सकते हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू अगेन।